हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम बहुत डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले सिंपल सा समझ लो, फिर आगे इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। वायुमंडल क्या होता है? जैसे पृथ्वी की अगर हम ऊपरी परत बनाएं, ये है ऊपरी परत जिस पे लोग रह रहे हैं। अब इसके जस्ट ऊपर की लेयर्स देखें हम, तो यहाँ पे क्या है? गैस है, गैसें हैं और धूल के कण हैं। इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? वायु। अलग अलग लेयर्स हैं। अब लेयर्स कैसे बनती है? कोई वहां पे वैसा सीमेंटेड तो कुछ है नहीं स्ट्रक्चर। होता क्या है कि जहाँ पे वायु सघन है, तो उसको हमने क्या मान लिया? एक अलग मंडल मान लिया कि ये क्षोभ मंडल है। और जैसे ही यहाँ से क्षोभ मंडल से आप ऊपर जाओगे तो कुछ इनकी क्या है, प्रक्रिया चेंज हुई, तो क्या होगा? चीजें बदल जाएंगी और अलग से हम फिर उसको दूसरा नाम दे देंगे समता। फिर और आगे जाएंगे तो कुछ और चेंज आए तो हम उसको फिर अगला मंडल नाम दे देंगे कि ये अगला मंडल है, मध्य मंडल। फिर आगे चले जाएंगे वो ताप मंडल, फिर उसी के अंदर आयन मंडल। इस तरीके से वायुमंडल का संगठन, संरचना ये सब चेंज होती जाती है, तो अलग अलग उसको लेयर का नाम दे देते हैं। तो वायुमंडल में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडल एक तो है क्या, वो पृथ्वी के आसपास क्यों रहता है, दूसरी चीज उसकी अलग अलग लेयर्स, वायुमंडल की किस लेयर्स की क्या गुण हैं, वो सब चीजें डिटेल में देखेंगे। फिर वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, मुख्यतः सारी गैसों का संगठन देखेंगे, ये गैसें पाई जाती हैं। और उसके बारे में और भी जो आगे की जानकारी होगी, हर एक चीज के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है। जैसे वायुमंडल में ही आ जाता है आपका ओजोन वगैरह, है ना। तो ओजोन के बारे में जानेंगे, ग्राउंड लेवल ओजोन है क्या, कैसे बनती है, क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती, वो सारी चीजें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या है? यह पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए धूलकण व गैसों का आवरण है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे संबंध है। गुरुत्वाकर्षण बल जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, इनकी एक अनोखी पहचान है। इस बल के कारण ही सारी चीजें, इसके आसपास के जो पिंड होते हैं, वायु होती है, वो सारी इससे दूर नहीं जा पाती, इसके आसपास ही घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। गुरुत्वाकर्षण जैसे जिसके पास मास होगा उसके पास एक गुरुत्वाकर्षण होगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। ये इसका तरीका है। आगे चलते हैं, वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें देख लेते हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं? सबसे पहली चीज तो जितनी भी प्रमुख गैसें हैं वो आपकी कहाँ, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक मुख्यतः सारी गैसें आ जाती हैं। और इन गैसों का जो होता है ना एक अनुपात, वो स्थिर बना रहता है 80 किलोमीटर तक, इसलिए इसे सममंडल भी बोलते हैं। 80 किलोमीटर के जब आप ऊपर जाते हो तो अनुपात क्या अस्थिर हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है? विषममंडल। गैसें देख लेते हैं। नाइट्रोजन सबको पता होगा 78% है, और थोड़ा सा जाओ तो इससे हल्की सी ज्यादा ही है। ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 20.94%। तो इसको कहीं कहीं 21% ही बोल देते हैं सीधा। आर्गन कितनी है? 0.934%, तीसरी सबसे अधिक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.0393। पहले ये 0.030% थी, इतनी ज्यादा CO2 बढ़ रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बढ़ने से क्या है, GHG, ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। बाकी और भी गैसें हैं लेकिन उनकी मात्रा उतनी नहीं है परसेंटेज में कि हम उसको यहाँ पे दर्शाएं। तो और कौन कौन सी गैसेस हैं? नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, ये भी है। अब आ जाते हैं ओजोन के बारे में बात करते हैं। अगर कि ओजोन भी पाई जाती है, दो टाइप की ओजोन होती है, एक समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडलीय ओजोन अच्छी ओजोन होती है, ये क्या करती है, सूर्य से जो हानिकारक यूवी, अल्ट्रा वायलेट, ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी पे जो जीवों को हानिकारक इसका प्रभाव होता है उसको रोकती है, ठीक है। पृथ्वी तक नहीं आती है अल्ट्रा वायलेट किरणें, तो यहाँ तो अच्छी होती है। सेम ओजोन आपकी जब क्षोभ मंडल में आ जाती है, निचले वायुमंडल में, और लोगों के आसपास रहने लगती है, तो उनको एक खतरा पैदा कर देती है। इसको बोलते हैं बैड ओजोन। तो इसके बारे में बात करेंगे कैसे बनती है ये वाली बैड ओजोन, ठीक। तो ओजोन का सर्वाधिक सांद्र नहीं पूछा जाता है, जो समताप मंडल की निचली परत है 12 से 35 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे होता है ओजोन का सर्वाधिक सांद्र, समताप मंडल के निचले भाग। वायुमंडल के निचले हिस्सों में 10 से 15 किलोमीटर तक आपकी जलवाष्प भी रहती है। जलवाष्प भी अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैसेस है।
जल वाष्प कैसे, सूर्य का जो विकिरण होता है उससे क्या है जल वाष्प में बदलता है, वो रहती है। पौधे जो बाष्पोत्सर्जन करते हैं उससे भी जल वाष्प में बदलती है, बाकी वायु वगैरह से तो बनती है। अब ये विषुवत वृत्त से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हो तो जल वाष्प की मात्रा क्या है, घटती चली जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है, क्यों घटती चली जाएगी, क्योंकि सूर्य का जो तापमान है, सूर्य तप जिसको, ये भी क्या होता है आपका कम होता चला जाता है जैसे आप ध्रुव तक जाते हैं। तो बाष्पीकरण अपने आप कम हो गया, और मेन तो ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। फिर अगला देखते हैं, धूल कण आर्द्रता ग्राही नाविक की तरह कार्य करते हैं। जो धूल कण होते हैं वायुमंडल, धूल कण हो गया, धुआं हो गया, नमक हो गया, CO2 हो गई, ये सब क्या है आपके आर्द्रता ग्राही नाविक की तरह कार्य करते हैं। आर्द्रता ग्राही नाविक क्या होता है वो समझ लो। क्या होता है ना कि जब जल वाष्प वायुमंडल में रहती है तो वाष्प रहती है, ये गैस टाइप की, गैसी फॉर्म में रहती है। अब इसको संघनित होने, जैसे ये ऊपर उठती जाएगी इसका टेम्परेचर क्या है, मैंने बताया था कम होता चला जाएगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका हर 1 किलोमीटर पे कम हो रहा है। जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वायु की, वो अपने आप कम होती चली जाएगी। एक ऐसा तापमान आएगा जिस पे ये वायु संतृप्त हो जाए। संतृप्त होने का मतलब है वायु बूंदों में बदलना शुरू हो जाएगी। जो जल वाष्प है, जब जल वाष्प बूंदों में बदलेगी उसको बोलते हैं ओशांक बिंदु। अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो बस समझ लो, ठीक है। तो जब ये किसमें, जल वाष्प में बदल जाएगी, जल वाष्प आपकी किस में बदलेगी, बूंदों में। बूंदों में बदलने के लिए कोई एक नाभिक चाहिए होता है जिसके आसपास ये इकट्ठी होकर बूंदों में बदले। तो ये सब जो धूल कण होते हैं, नमक होता है, CO2 होता है, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं। इन्हीं के चारों ओर जल वाष्प इकट्ठी होती है और क्या है बूंदों में बदलती है। ये आपका काम। तो ये सब आर्द्रता ग्राही नाभिक आप समझ में आ गया होगा। आकाश का नीला रंग, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। आकाश का नीला रंग क्यों होता है, नीला क्यों दिखाई देता है, धूल कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है आकाश आपको नीला। ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बैड ओजोन, बुरी होती है, नुकसानदायक। इसकी इस ओजोन की उत्पत्ति कैसे होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, मतलब NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3 हो सकता है, तो इनकी उपस्थिति में तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC बोला जाता है। अब ये जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनके मध्य जब अभिक्रिया होती है तो जो बेड ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन, इसकी उत्पत्ति हो जाती है। आगे चलते हैं, संरचना। अब वायुमंडल की संरचना जान लेते हैं, क्या होती है संरचना। तो पहला जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहाँ से क्या, इसकी क्या हाइट होगी, क्या नहीं होगी। तो देखो ये है विषुवत 0 डिग्री। विषुवत वृत्त पे क्या, सूर्य डायरेक्ट चमक। वायु का क्या होता है, वायु जैसी गर्म होगी ऊपर उठेगी। और वायुमंडल क्या है, फिर मैंने बोला कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर थोड़ी है। वायु जहाँ पे सघनता है, वायुमंडल वही है जहाँ पे वायु की सघनता है। अब यहाँ पे वायु क्या है, ऊपर उठेगी विषुवत वृत्त पे, तो यहाँ ज्यादा ऊपर उठ जाती है क्योंकि वायु ज्यादा गर्म होती है, तो यहाँ 18 किलोमीटर तक उठ जाएगी। ध्रुवों पे यही वायु कितनी ऊपर उठेगी, 8 किलोमीटर तक ही उठती है, कभी कभी 10 किलोमीटर तक। तो ध्रुवों पे जो आपका क्षोभ मंडल है 8 से 10 किलोमीटर तक रहता है, और यहाँ पे क्षोभ मंडल कितना, 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है। बस इतना ही जानना है। क्षोभ मंडल में ही जितनी भी वर्षा होती है आपकी, चक्रवात होते हैं, और भी जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75%, जो क्षोभ मंडल है तो जितना सारी गैसें हैं उनका कुल द्रव्यमान का 75% केवल कहाँ, इसी में केंद्रित है। पर किलोमीटर ऊंचाई जाने पर मैंने बताया है आपको पहले भी, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है, कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक लैप्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब आते हैं ट्रोपोपॉज। ये क्या है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। हर एक जो लाइन मैंने यहाँ पे डाली है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पढ़ना। देखो जब हम बहुत ही क्लियर कट पिन पॉइंटेड चीजें उठाते हैं, फैक्ट्स में बहुत ही पिन पॉइंटेड चीजें ही उठाता हूँ मैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वहाँ हर चीज डाल देता हूँ कि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए, चाहे पेपर में आए चाहे नहीं आए। लेकिन जहाँ फैक्ट्स डालती है वो समझ लेना कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो फैक्ट्स एक एक पढ़ लिया करो। दूसरा मंडल कौन सा है, समताप मंडल। तो समताप मंडल की अगर इसकी हम देखें तो एवरेज अगर हाइट देखें तो 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की। इसके जस्ट ऊपर चले जाओगे तो समताप मंडल लगेगा।
तो यहाँ से अगर हम माने कि 13 से 50 किलोमीटर या 18 से 50 किलोमीटर, जहाँ जिसकी हाइट है, क्षोभ मंडल जहाँ खत्म हो रहा है, उससे ऊपर से लेके 50 किलोमीटर तक आपका क्या है, समताप मंडल। तो समताप मंडल में यह क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। देखो, एक होता है तापमान का नॉर्मल रूल। नॉर्मल रूल में क्या होता है, जो मैंने बताया 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर पे आपका कम होना है। ये तो हो गया नॉर्मल। दूसरा होता है तापीय व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हो गया तो उल्टा। इसमें क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होगी, तापमान में भी वृद्धि होगी। ये होता है तापीय विलोमता या तापीय व्युत्क्रम। तो तापीय विलोमता आपकी कहाँ हो जाएगी, समताप मंडल। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे है ओजोन लेयर, जैसा मैंने बताया ओजोन लेयर है, और जैसे सूर्य की यूवी रेज आती हैं ये इनको क्या अवशोषित कर लेती है। अब ओजोन लेयर क्या है, ओजोन की जहाँ पे अधिक सांद्रता है ऐसी एक पट्टी है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जब यूवी रेज को अवशोषित कर लेती है तो इससे क्या होता है, आपका तापमान यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ कम होने की जगह बढ़ जाता है। बस इतना जान। इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कभी कभी निचले समताप मंडल में पक्षाभ मेघ, ये मैंने अगले जब बादल आप पढ़ोगे तब आपको ये और डिटेल में पता चलेगा। सबसे ऊंचे मेघ होते हैं पक्षाभ मेघ, ठीक है, सबसे ऊंचे 12 किलोमीटर की हाइट तक रहते हैं, कभी कभी और ऊपर भी चले जाते हैं। तो पक्षाभ मेघ जिन्हें बोला जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ये दिखाई देते हैं। आगे ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में गिरावट कहाँ, ध्रुवों के आसपास देखी जाती है। यहाँ पे पर क्या होता है, ओजोन की मात्रा में सर्वाधिक गिरावट देखी जाती है, जिसका कारण क्या है, समताप मंडल में, ये वाला हम आपको यूपीएससी लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये आप लोगों में नहीं आता है, यूपीएससी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पता होना इसलिए जरूरी क्योंकि जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो अधिकतर ध्रुवों पे होता है। ध्रुवों पे होने का क्या रीजन, तो ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में गिरावट कहाँ, ध्रुवों के आसपास। इसका कारण क्या है, समताप मंडलों में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल। समताप मंडल जो आपके हैं ध्रुवों के ऊपर, यहाँ पे एक प्रकार के बादल बनते हैं जिनको क्या बोला जाता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल या नेक्रियस बादल बोलते हैं। इसकी उपस्थिति, इनकी उपस्थिति से क्या होता है, इन बादलों में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित होते हैं। दैट मीन्स अम्ल वर्षा आप लोगों ने पढ़ी होगी। अम्ल वर्षा में क्या होता है, NO2 और SO2, ये दोनों मिलके H2O से क्या बनाते हैं, HNO3 और H2SO4। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल होते हैं इनमें आपके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड उपस्थित होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है कि क्लोरीन को के लिए उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। क्लोरीन क्लोरीन एक क्लोरीन क्या करती है, जो O3 होती है इसको O2 प्लस O में तोड़ देती है, ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देती है, तो ओजोन परत का यहाँ पे ह्रास हो जाता है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल की उपस्थिति ध्रुवों के ऊपर होती है, ये आपके ओजोन परत के ह्रास का कारण होते हैं। ओजोन परत का ह्रास कैसे होता है, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। इस एसिड से जो आपकी क्लोरीन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी उत्प्रेरित हो जाती है, और वो क्या करती है, ओजोन ह्रास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। अगला मंडल है 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पे मध्य मंडल। अच्छा, समताप मंडल के बारे में एक और फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि यहाँ पे एकदम शांत वातावरण रहता है समताप मंडल में। वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती, जितने भी वायुयान वगैरह है ना इसी मंडल में उड़ते हैं, जितने भी हवाई जहाज वगैरह हैं इसी में उड़ते हैं। अब मध्य मंडल देख लेते हैं। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई के साथ यहाँ पे तापमान में फिर से कमी आने लगती है। दैट मीन्स कि जो आपका तापमान कम होने का रूल है फिर से फॉलो होने लगा, विलोमता यहाँ पे खत्म हो गई। इस मंडल में ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में नॉक्टिलुसेंट बादल पाए जाते हैं। तो ध्रुवों के ऊपर नए बादल भी बनते हैं मध्य मंडल में, जिनको बोला जाता है नॉक्टिलुसेंट। अब ये बादल क्या लगता है, आप वर्षा वाले होंगे? नहीं, ये होते हैं क्रिस्टल, बर्फ क्रिस्टल वाले बादल। जो वर्षा के जल वाष्प बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई, वो बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। वो क्रिस्टल इतने भारहीन होते हैं, जैसे जल वाष्प होती है वैसे ही भारहीन होते हैं, तो ऊपर पाउडर से उड़ते रहते हैं। वो है ये बादल।
फिर अगला है तापमंडल। तापमंडल कितना, 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि यहाँ पे फिर से होती है, तापमंडल नाम भी है, या आयन मंडल जिसको बोलते हैं, इसी में एक परत होगी आयन मंडल। तो यहाँ पे फिर से तापीय विलोमता आ गई, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तापमंडल में एक परत आयन मंडल है जिसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो आयन मंडल में क्या, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। अब कुछ परतों को जान लो इनके बारे में। एक है 60 से 90 किलोमीटर के बीच में, कौन सी परत है, डी परत। यह परत निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। तो जो निम्न आवृत्ति वाली आपकी रेडियो तरंगें आती हैं उनको ये परावर्तित कर देती है। इससे क्या फायदा मिलता है, जो आप मोबाइल यूज करते हो, रेडियो यूज करते हो, जो भी सैटेलाइट या जो भी सिग्नल आते हैं वो इस परत की देन है कि आप जो सिग्नल भेजते हो यहाँ से टकरा के फिर वो वापस चले जाते हैं उस जगह जहाँ आप भेज रहे होते हो। तो इस तरीके से वर्क करता है, तो कम्युनिकेशन बना रहता है। ई परत, अगली परत क्या है, और ये जितनी भी परतों की बात कर रहे हैं, एक परत को छोड़ के सारी परतें क्या है, दिन के समय में रहती हैं, रात में गायब हो जाती हैं। अगला क्या है, 90 से 130 किलोमीटर तक सीमित है। इसको बोला जाता है केनली हेविसाइड परत, ई परत को बोला जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि ई परत को और क्या बोला जाता है। यह परत मध्यम तथा वो क्या, निम्न आवृत्ति वाली तरंगों को वापस करती थी, ये मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को परावर्तित कर देती है। फिर अगली है E2 परत, ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। फिर अगली परत है जी परत, 400 से 600 किलोमीटर, ये 24 आवर्स उपस्थित रहती है, जो आपकी जी परत है। बाकी सब परतें दिन में रहती हैं और रात में गायब। फिर आखिरी मंडल है जिसको क्या बोला जाता है, बाह्य मंडल या आयतन मंडल, एक्सोस्फीयर। इसमें एक घटना घटित होती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेसिस। ऑस्ट्रेसिस आपकी दक्षिणी ध्रुव पे होती है और ये आपकी कहाँ, उत्तरी ध्रुव पे होती है। तो ये घटनाएं अगर पूछा जाए कहाँ होती हैं, तो बाह्य मंडल में या आयतन मंडल। सममंडल, अब इन्हीं में से ही दो उसमें डिवाइड किया। सममंडल में पहले बता चुका हूँ, जहाँ गैसों का आयतन क्या होता है, एक समान बना रहे, वो सममंडल हो गया। तो सममंडल कितना है, 90 किलोमीटर तक यहाँ गैसों का अनुपात एक समान बना रहता है, आयतन नहीं अनुपात। दूसरा विषम मंडल, ये 90 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक होता है, इसको बोला जाता है थर्मोस्फीयर। और यहाँ पे क्या है, गैसों का जो अनुपात होता है वो सम नहीं होता, एक समान नहीं होता। फिर आता है एक पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ये क्या होता है, पृथ्वी पर दिन सूर्य से जितनी भी ऊष्मा आती है पृथ्वी पर, पृथ्वी उसको सूर्य को वापस भेज देती है। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा एवरेज टेम्परेचर जिसको बोला जाता है, ये क्या है, हमेशा एक समान बना है। ठीक, एवरेज टेम्परेचर एक समान पूरे वर्ष भर का अगर देखो, एक वर्ष का, तो ये एक समान बना रहता है, इसी को बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो सूर्य की ऊष्मा की 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां धरातल पर पहुंचने, टोटल अगर 100 इकाइयां सूर्य से आ रही तो उसका जो 35% भाग है, 35 इकाइयां हैं, वो धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। किस किस चीज से होती हैं, बादलों की ऊपरी छोर से 27 इकाइयां परावर्तित हो जाती हैं, जो बादल होते हैं वही परावर्तित कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अल्बेडो। अल्बेडो, डायरेक्ट चीज आई और वहां वहीं की वहीं परावर्तित कर दी, इसको बोला जाता है अल्बेडो। ठीक है, किरण को। हिमाच्छादित क्षेत्रों, जो ग्लेशियर हैं और हिमालय वगैरह है, जहां पे भी बर्फ जमी है, थर्मोफ्रॉस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट वाले जो भी क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं, 2 इकाइयां, 100 में से 2 इकाइयां यहाँ से क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। फिर वायुमंडल भी बहुत सारी इकाइयों को प्रकीर्णित कर देता है, तो 6 इकाइयां जो है वायुमंडल प्रकीर्णित करता है। इस प्रकार से 35 इकाइयां आपकी आने से पहले ही वापस चली जाती। अब बची 65 इकाइयां, ये 65 इकाइयां पृथ्वी तक पहुंचती। तो सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को क्या है, पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। सबसे ज्यादा एल्बिडो बोलो तो बर्फ का। आगे चलते हैं। शेष 65 इकाइयों में क्या होता है, वायुमंडल द्वारा कितनी, 14 इकाइयां अवशोषित कर ली जाती है। पृथ्वी के धरातल द्वारा 51 इकाइयां अवशोषित होती हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 65। अब पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां
इन इकाइयों को क्या है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पे जो लघु तरंग के रूप में सूर्य का प्रकाश आता है, और जब वो पृथ्वी से टकरा के जाता है तो एक दीर्घ तरंग, तो पृथ्वी से जब ये वापस जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। जो पृथ्वी से वापस जा रहा है, इस पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी क्या है, 51 इकाइयां पुनः वायुमंडल को लौटा। तो सीधे अंतरिक्ष में जो पृथ्वी भेज देती है वो 17 भेज देती, और वायुमंडल को दे देती है वो 34 दे देती। तो ये पूरा हिसाब किताब है, आपके 100 इकाइयां आई पृथ्वी पे और 100 वापस चली गई। इससे पृथ्वी का सालाना टेम्परेचर क्या है, बना रहता है। इसी को बोलते हैं ऊष्मा बजट। इस प्रकार उत्सर्जित तथा अवशोषित इकाइयां बराबर होती हैं। समताप रेखा पता है, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, इसको क्या बोलते हैं, समताप रेखा। तापीय व्युत्क्रम क्या है कि वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ हाइट बढ़ी, टेम्परेचर में क्या आएगा, गिरावट, ये हो गया नॉर्मल केस। लेकिन ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी हो, इसको बोलते हैं तापीय विलोपन या तापीय व्युत्क्रम। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब तथा वायुदाब पेटियां। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। दाब प्रेशर तो जानते हो ना, कोई चीज पर इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उसी को प्रेशर बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो एक कॉलम अगर ले लो आप, एक इकाई क्षेत्रफल वाला, ठीक है, ये कॉलम पे ऊपर के क्षोभ मंडल की सीमा तक गया, तो जितनी भी वायु है इसमें कॉलम में, ये उस क्षेत्रफल पे, इस पे लेयर पे जो भी दबाव डाल रही है, यही कहलाता है आपका क्या है, वायु दाब। ठीक, तो माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसको मापने की इकाई क्या है, मिलीबार या पास्कल है। मिलीबार या पास्कल में मापा जाता है। ये क्वेश्चन आया है एक दो बार कि वायु दाब किससे मापा जाता है, ठीक है, तो ये पास्कल है। अब आते हैं और फैक्ट्स हैं कुछ जो जानने हैं। परिभाषा है कि जैसे आपको वायु पवन में, अभी पवन और वायु धारा में अंतर भी पता करना है, तो क्या होता है, जो क्षैतिज रूप से गतिशील वायु होती है उसको पवन बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से गतिशील वायु क्या कहलाती, वायु धारा कहलाती। इस तरीके से अगर गतिशील हो वायु तो वायु धारा कहलाएगी, या नीचे की ओर। फिर एक बल आता है कोरियोलिसिस बल। क्या होता है, इसका आगे बहुत सारा रोल है, तो इसको जानना जरूरी है क्या। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप या विचलन हो जाता है। इस विक्षेपित करने वाले बल को क्या है, कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है इस तरीके से, तो एक बल उत्पन्न होता है। ये बल वायु की दिशा को भी प्रभावित करता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल। इसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज जिसको बोला जाता है। क्लॉक घड़ी कैसे रन करती है, इस तरीके से। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट दिशा में, इस तरीके से चलती है। दो गोलार्ध पृथ्वी के बना लो, ये विषुवत वृत्त है, तो ये इसकी दिशा होती है किसकी, कोरियोलिस बल की। बल, ठीक है। कोरियोलिस बल उत्पन्न होना, अगर चक्रवात आते हैं अपने कदमंदी चक्रवात, तो ये कोरियोलिस बल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप चक्रवात की दिशा देखोगे तो इसके अपोजिट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो जब ये विषुवत वृत्त पर शून्य होता है, इसलिए विषुवत वृत्त के आसपास आपके चक्रवात नहीं आते, ठीक है। अगला देख लेते हैं वायुदाब पेटियां। चूंकि वायु का दाब अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है, पृथ्वी है बहुत विशाल है, तो एक ओवरऑल हम देखें कि पृथ्वी पे एक वायु दाब निश्चित बना रहता है। कुछ निम्न दाब कहीं पे बना रहता है, कहीं पे उच्च दाब। निम्न वायु दाब क्या होता है कि जहां की वायु ऊपर उठ रही है, गर्म हुई वायु ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे वायु की कमी हो गई। वायु की कमी हो गई तो क्या है, वायु का दबाव भी कम हो गया, तो निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब में वायु ऊपर उठ जाती है उस जगह की,
उच्च वायु दाब होगा, दैट मीन्स वहां पे वायु नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पे वायु का दबाव बढ़ जाएगा। उच्च वायु दाब जहाँ पे होगा वहां पे वर्षा बिल्कुल नहीं होगी या बहुत कम होगी। निम्न वायु दाब होगा, वर्षा बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि निम्न वायु दाब से ये वायु ऊपर उठती है, वायु में नमी होती है, जैसी वायु ऊपर उठेगी वैसी वायु ठंडी होगी, ठंडी होगी तो जल वाष्प में बदलेगी और वर्षा कराएगी। ठीक है। इसमें वायुदाब पेटियां में पहली पेटी क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी है? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के मध्य स्थित है ये पेटी। निम्न वायुदाब है तो आपको पता है वायु यहाँ पे ऊपर उठेगी। यहाँ सदैव निम्न दाब बना रहता है। जो बीच का क्षेत्र है वो बहुत शांत क्षेत्र है। ठीक है, शांत क्षेत्र है इसलिए इसको डोल्ड्रम भी बोला जाता है। इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि व्यापारिक पवनें यहाँ आकर अभिसरित होती हैं। बताता हूँ कैसे। ये है पृथ्वी, जैसे यहाँ पे अलग अलग 3 पेटियां हैं, वैसे ही यहाँ पे पवनों की भी एक दिशा है 23 हाफ से। ये तो अगर आप 23 हाफ यहाँ और 23 हाफ साउथ चले जाओ, यहाँ पे कौन सी चलती है? आपकी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? ऊपर से नीचे की इस तरह। जब व्यापारिक पवन, ये 0 डिग्री है आपका, ऐसे आती है, तो इनका अभिसरण ये मिल नहीं है, ये मिलेंगी तो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी तो निम्न दाब बना रहेगा, और इसके अभिसरण जब होता है इसलिए इसको बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये पेटियां 5 से 10 डिग्री सेल्सियस क्या है ऊपर खिसक जाती हैं, और सर्दी में ये नीचे खिसक जाती है। ठीक। दूसरी पेटी क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये कहाँ है? दोनों गोलार्धों में। 23 डिग्री 23.5 से, ठीक है, या 23 हाफ जिसे बोलते हैं, से 35 डिग्री के मध्य होती है। इन पेटियों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का दूसरा नाम क्या है? अश्व अक्षांश किन पेटियों को कहा जाता है, या किस किस डिग्री के मध्य ये लाई करती हैं? इन्हें अटलांटिक क्षेत्र में अजोर्स कहा जाता है और प्रशांत क्षेत्र में हवाईयन कोस्ट। फिर अगली क्या है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसमें क्या है? इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक रहता है। ये कौन सी? फिर से निम्न वायुदाब पेटी। अब निम्न वायुदाब कैसे बनता है इसका? तो एक तो सूर्य प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, वहां से ऊपर उठ गई। दूसरा, निम्न वायुदाब बनने का 2 चीजें टकराएं, तो 2 प्रकार की वायु 2 जगह से आ रही है, टकरा रही, ये टकराएंगी तो क्या होगा? अपने आप उठ जाएगी। तो जो उच्च वायुदाब वाली पेटी है आपकी, वहां से हवा आती है, नीचे जाएगी, और जो आपकी ध्रुव, एक ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो यहाँ पे उप ध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी है वहां पे दोनों मिलती हैं और ये यहाँ पे ऊपर उठ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे निम्न वायुदाब। तो 45 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अगली देखो, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों ध्रुवों पर वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ITCZ। ITCZ का स्थानांतरण। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों ध्रुवों पे पाई जाती है, मतलब 90 डिग्री के आसपास। अब उच्च वायुदाब क्यों है? क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो जैसे टेम्परेचर जितना कम होगा वायु जमीन पे बैठी रहेगी, और वायु जमीन पे बैठी रहेगी तो क्या होगा? आपका उच्च वायुदाब बना रहेगा। ये फंडा है। आगे इन परतों के नाम जान लो। 0 से 30 डिग्री अक्षांश और देशांतर तो अब समझ में आ गया होगा। जो चीज ना समझ में आए आप लोग बताना, ग्रुप में फिर से समझा दी जाएगी। ठीक है। तो ये अगर देखो तो ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, ये 30 हो गई, ये 60 हो गई, ये 90 हो गई। तो 0 से 30 दोनों उसमें उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और नीचे वाला दक्षिणी, दोनों गोलार्धों में ये परत को बोलते हैं हेडली परत, इसको फेरल और इसको पोलर। हेडली कोस्ट में क्या होता है? व्यापारिक पवनें चलती हैं आपकी, फेरल में पछुआ पवनें।
तो जहाँ पे व्यापारिक पवनें हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर आती है, पछुआ पवनें पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, और ये फिर से ध्रुवीय पूर्वा होती है, ध्रुवीय भी पूरब से पश्चिम की ओर आती है। ठीक है, तो फेरल सेल में पछुआ पवनें और पोलर सेल में फिर से ध्रुवीय पूर्वा, ये 3 प्रकार की ये स्थायी पवनें हैं। मतलब वर्ष भर इन पवनों की दिशा सेम बनी रहती है, बट जो हिंद महासागर है यहाँ पे आके यही पवनें अपनी दिशा चेंज करती हैं, और यही पवनें कहलाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि अभी चल रहा है, बारिश कराता है जो भारत। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण पछुआ पवनों की गति तीव्र हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात हुई, वहां पे स्थल है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और थोड़े से अफ्रीका का पोर्शन है, बाकी तो ज्यादा स्थल है नहीं। तो इनकी गति तीव्र होती है। इनकी प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें क्या क्या बोला जाता है, 40 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उन पर बोला जाता है गरजती चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60, मतलब 60 डिग्री पे बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती है पवन। एक होता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जानना बहुत जरूरी, क्या होता है। तो क्षोभ मंडल, जैसे मैंने बोला नीचे आपकी पवनें चलती हैं, ऊपर क्षोभ सीमा पे आपकी जेट स्ट्रीम चलती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाइयों के मध्य तीव्र वेग से चलने वाली परिध्रुवीय पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है वहां पे ये जेट स्ट्रीम्स चलती है, तीव्र वेग से चलती हैं, परिध्रुवीय इधर से लेके उस ध्रुव तक जाती है। यह 20 से 90 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में बर्फ चलती रहती है। सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी दिशा रहती है, सामान्यतः यही दिशा रहती है। कुछ उदाहरण हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये इसके उदाहरण हैं। उदाहरण मतलब ये स्ट्रीम के नाम है, जितने भी जेट स्ट्रीम उनके नाम बता दिए, इनसे भी पूछ लिया जाता है आपका। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 + 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपकी डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है, और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।